हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि इस कोरोना क्राइसिस के दौरान कितने तरह के वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं फॉर इफेक्टिव वैक्सीनाइजेशन, और किस वैक्सीन को आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं या किसे आप ज़्यादा असरदार मान सकते हैं कंपेयर टू द अदर वन। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी कि अगर आपको मेरे आज का लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले सारे अपडेट्स के साथ आप जुड़े रह सकें। साथ ही में अगर आपके पास कोई बहुत ही फ्रूटफुल या यूज़फुल सजेशन है मेरे लिए या चैनल के लिए तो प्लीज़ उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपके सारे सजेशंस मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस पर अमल कर सकूँ और उसे अपने आगे के लेक्चर्स में इंकॉर्पोरेट कर सकूँ। तो चलिए आज का लेक्चर आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वैक्सीनेशन के ऊपर, यानी कि कौन से वैक्सीन हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है या कौन से कंपैरेटिवली कम इफेक्टिव हैं। बट ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम वैक्सीन लेते क्यों हैं। तो वैक्सीन हम लेते हैं अपने आप को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। और आखिर ये डिजीज़ होते कैसे हैं। तो चलिए हम जब कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कोरोना वायरस का ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस एक्चुअली होता क्या है या कैसा होता है। तो ये जो आप सामने में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में बाएं साइड में, तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल मतलब कि इसे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्म में। एक कोरोना वायरस के जो एक वायरस का स्ट्रेन है उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि दो ऑरेंज कलर के वर्टिकल रॉड्स में दिखाया गया है। एक न्यूक्लियर प्रोटीन होता है जो बैगनी कलर के इस स्टार लाइक शेप में दिखाया गया है, जिस पर एक जीनोमिक आरएनए रहता है, इस पर चिपका हुआ रहता है जो इसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही में इसमें एक तरह का एक स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी होता है जो एक येलो रंग के रॉड के फॉर्म में होता है। और सबसे ज़्यादा विजिबल जो है एक रेड रंग का जो ये स्टैंडिंग वर्टिकल रॉड या एक स्टैंडिंग वर्टिकल प्रोटीन जिसे हम स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दिस इज़ द वन जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कोरोना वायरस इन आवर बॉडी। तो ये जो ये स्पाइक प्रोटीन होता है ये जब हमारी बॉडी के सेल्स को अटैक करता है तो इसमें इस स्पाइक प्रोटीन के थ्रू जो आरएनए होता है वो हमारी बॉडी के सेल पे के साथ घुल मिल जाता है और हमारी बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है। और धीरे धीरे ये जो सेल है वो वायरस को ही प्रोड्यूस करने लगता है और मल्टीप्लाई करने लगता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा सेल और लेटर ऑन हमारी पूरी अफेक्टेड हो जाती है। तो इस तरीके से एक एक्सटर्नल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल बन जाता है। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इससे प्रोटेक्शन के लिए, एक डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं या वैक्सीन को क्यों यूज़ करते हैं या वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि वैक्सीनेशन आखिर है क्या। वैक्सीनेशन ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही सिंपल और सेफ़ तरीका है आपको आपके बॉडी की इम्यूनिटी को हार्मफुल डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। और जितने भी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर हमारे स्पेसिफिक देश के जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बचाए रखने के लिए समय समय पर हर इंसान को वैक्सीन लेती रहनी चाहिए, स्पेसिफिकली जब आप छोटे होते हैं। क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हम कितने ज़्यादा प्रोन टू जर्म्स होते हैं, प्रोन टू बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को गलत तरीके से या बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब आप छोटे होते हैं 6-8 महीने के 1 साल के, तभी आपके माँ बाप आपको तरह तरह की जो है वैक्सीन वो दिलवाते हैं। और जिसके सुई के निशान तो खैर मेरे बॉडी पे भी हैं, और पता नहीं अब तो ऐसे सुई आने लगी है जिससे बॉडी पे निशान नहीं पड़ते। बट पहले जो 90s किड हैं जिसे हम कहते हैं उनके बॉडी पर अक्सर उन वैक्सीन के निशान इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन स्पॉट्स देखे जा सकते हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये आखिर करता क्या है। तो ये जो वैक्सीन्स होते हैं ना ये बेसिकली आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं। तो एंटीबॉडीज़ एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो नेचुरली आपकी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज़। आप एंटीबॉडीज़ को एक तरह से मानिए कि वो आपके बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनिमीज़ या एक्सटर्नल जो डिजीजेज़ होते हैं उनसे फाइट करते हैं। ठीक है। और ये जो वैक्सीनेशन होते हैं वो मोस्टली इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जाते हैं, ऑल्दो इनको ओरली यानी कि मुंह के द्वारा या नाक में स्प्रे करके भी दिया जा सकता है।
अब हम एक छोटे तरीके से जान लेते हैं कि आखिर वैक्सीन काम कैसे करता है। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो वैक्सीन का डोसेज होता है, ठीक है, वो इंजेक्शन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया का जो वीक फॉर्म होता है या इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसके आरएनए को यूज़ किया जाता है और उसको उस डोसेज में डाला जाता है। और वो वीक फॉर्म जब आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, तो आपकी बॉडी का जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि आपके बॉडी के सैनिक हैं, वो तुरंत अलार्म हो जाते हैं कि उन्हें आपके बॉडी में आए हुए उस अनवांटेड एनिमी से लड़ाई करनी है या उनसे झगड़ा करना है या उनको हराना है। तो इसकी वजह से वो आपकी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि वो वीक फॉर्म में होता है वो वायरस, तो आपके एंटीबॉडीज़, अगर आप अच्छे इम्यून हैं, मतलब इफ़ यू आर सफिशेंटली इम्यून, तो आपके एंटीबॉडीज़ उनको हरा देते हैं। और इस तरीके से आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है टू फाइट अगेंस्ट सच टाइप ऑफ डिजीजेस या सच टाइप ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़ caused by that organism। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में आपको एक्चुअल में उस पर्टिकुलर जो डिजीज़ है, जिसकी वीक आरएनए, जिसकी वीक वायरस आपको वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट की गई थी, उसका एक्चुअल अगर आपको वो डिजीज़ पकड़ लेती है या उस डिजीज़ से आप अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो ऑलरेडी आपकी सिस्टम में वो पहले से प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है एंटीबॉडीज़ में कि हमने पहले भी इससे फाइट किया, हम दोबारा भी इससे फाइट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली आपके बॉडी को उस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इससे, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो ये तरीका होता है एक वैक्सीन के काम करने का। चलिए, अब हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे देश में किस तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब हम लोगों ने कोरोना से डील किया था, तो उसी वक्त हमारी सरकार सजग हो गई थी और दुनिया भर की, बल्कि सारे गवर्नमेंट सजग हो गए थे कि अभी हमारे पास जो ये इनविजिबल एनिमी है, हमें इसे फाइट करनी है। और इसे फाइट करने का एकमात्र तरीका था वैक्सीन। तो हमारे देश में भी इसकी जद्दोजहद पिछले साल ही शुरू हो गई थी और बहुत मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा लगन से जो 2 तरीके के वैक्सीन हमारे देश में तैयार किए गए थे, उनमें से पहला वैक्सीन था कोवैक्सीन। कोवैक्सीन है जिसे हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा ये स्वदेशी वैक्सीन है या डोमेस्टिक ग्रोन या होम ग्रोन वैक्सीन है, जो कि बेस्ड होता है एक होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वेरोसेल डिराइव्ड टेक्नोलॉजी पे। वेरोसेल डिराइव्ड टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? तो वेरोसेल डिराइव्ड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ये एक तरह के अफ्रीकन ग्रीन मंकी की किडनी सेल्स पे बेस्ड होती है, जिसके जो आरएनए है उसकी संरचना बिल्कुल ह्यूमन बॉडी जैसी होती है। और ये ह्यूमन बॉडी जैसा ही दिखाता है कि किस तरह से एक डिजीज़ का अफेक्ट, किस तरह से एक डिजीज़ एक ह्यूमन बॉडी के डीएनए या आरएनए को अफेक्ट कर सकती है। तो और ये जो वेरोसेल टेक्नोलॉजी है, ये ऑलमोस्ट 30 सालों से फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ की जा रही है और अब तक इससे काफ़ी हद तक पोलियो और रेबीज़ वायरस वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में भी यूज़ कर लिया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। कोवैक्सीन जो है वो प्राइमरीली एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, जिसे हम डेड वायरसेस के थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वेरोसेल टेक्नोलॉजी में एक तरह का वायरस यूज़ किया जाता है, एक डेड वायरस यूज़ किया जाता है और उसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार कर सके और उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो सके। इसे डेवलप करने वाली संस्था है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में लोकेटेड है, के साथ मिलकर इसने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अपने क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है और काफ़ी इफेक्टिव भी प्रूव हो रही है। दूसरी जो वैक्सीन हमारे देश में अवेलेबल है वो है कोविशील्ड, जिसका नाम हम काफ़ी सुन रहे हैं। कोविशील्ड जो है, ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है उसे बोलते हैं वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी या वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म, जो कि बहुत ही अलग तरह की टेक्नोलॉजी है और इससे एबोला वायरस को क्योर करने में काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है। ये वीकेंड वर्जन है कॉमन कोल्ड वायरस का, जिसे चिंपैंजी से लिया गया है। और इसमें होता क्या है कि आपकी जो ये कोरोना वायरस का जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, उसकी उस प्रोटीन को इस पर्टिकुलर कोल्ड वायरस के साथ मिलाकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और जैसे ही बॉडी हमारी और जब ह्यूमन बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन, वो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन हमारी बॉडी में आ चुका है, तो वो फिर एंटीबॉडीज़ तैयार करती है ताकि वो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ ये फाइट कर सके।
तो ये कोविशील्ड का है। और कोविशील्ड को बनाया किसने है, तो इसे बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार किया था बाय अंडर द नेम ऑफ एस्ट्राजेनेका। लेकिन इंडिया में इसके पार्टनर जिनके साथ ये पार्टनरशिप में आई थी, जो इसको काफ़ी मास स्केल पर तैयार कर रहा है, दैट इज़ नोन एज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके CEO अदार पूनावाला हैं, जो कि काफ़ी अभी पॉपुलर हो चले हैं और अक्सर लोग उन्हें द प्रिंस ऑफ वैक्सीन्स भी कहने लगे हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो कोविशील्ड है, इसे इंटरनेशनली एस्ट्राजेनेका या वैक्सजेवेरिया भी कहते हैं। तो ये भी आप एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि हमारा टॉपिक है इस पूरे लेक्चर का, द डिफरेंट विच वन इज़ मोर इफेक्टिव, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो ये स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आप सभी को कि देखिए वैक्सीन, जैसा कि हम देख सकते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में, कि कोई भी वैक्सीन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये होना कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर ये सवाल किया है मुझसे मेरे चैनल पे कि मैम कौन सी ज़्यादा वैक्सीन इफेक्टिव है, वो हमें बताइए ताकि हम वही लें। तो मेरा ये कहना है कि देखिए कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सही टाइम पर वैक्सीनेटेड हों, स्पेशली अगर आपके फैमिली में 45+ के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली वीक है। उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने घर के बड़ों को ले जाकर वैक्सीन दिलवाएं। तो इसीलिए इस फील्ड में पढ़ने से अच्छा है कि कौन वाली ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके एफिकेसी रेट ज़्यादा है। आप सही टाइम पर किसी भी एक वैक्सीन का, कोवैक्सीन या कोविशील्ड में किसी एक के दोनों डोसेज अपने पेरेंट्स को दिलवाएं, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके इस खतरनाक बीमारी के अगेंस्ट, जिसमें इतनी ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट है कि हम अब कहना ही क्या है इसके बारे में। तो मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो कोवैक्सीन है उसका जो सेकेंड डोसेज है उसके फर्स्ट डोसेज से लगभग 4 से 6 वीक के अंतराल पे दिया जाता है, जबकि जो कोविशील्ड है उसका दूसरा डोसेज लगभग 6 से 8 वीक के अंतराल पे दिया जाता है। तो ये आप मिनिमम मान के चल सकते हैं कि लगभग 4 वीक, यानी कि 28 दिन का डिफरेंस मान के चल रहे हैं कि कोई भी जो आइदर ऑफ द टू जो ये वैक्सीन हैं, इनके दोनों में से कोई भी वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो कम से कम एक और दूसरे डोसेज के बीच में 28 दिन का गैप ज़रूर रखें। दूसरा है कि कोवैक्सीन की एफिकेसी जो है ये लगभग 81% मानी गई है, जो कि थर्ड फेज ट्रायल्स के रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जबकि कोविशील्ड की एफिकेसी रेट ऑलमोस्ट 70% है, जो कि दोनों ही बहुत बेहतरीन है। इतना ज़्यादा अच्छा अगर कोई आपको इफेक्टिव प्रोटेक्शन दे सकता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज के डिफरेंस के लिए हमें किसी एक को बेहतर और किसी एक को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। तीसरी चीज़ है प्राइसेस, ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जितने भी गवर्नमेंट ने, चाहे सदर अस्पताल हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या फिर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, 45+ के एज के लोगों के लिए कोरोना के वैक्सीन को फ्री कर दिया है। लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे कि हम टारगेट कर ही रहे हैं कि हमें कम से कम 70-80% पॉपुलेशन को इंडिया की वैक्सीनेट कर देना है, विच विल एटलीस्ट रिक्वायर मिनिमम ऑफ 195 करोड़ ऑफ डोसेज। तो हम ये उम्मीद करना, हमें किसी भी कंपनी से ये उम्मीद करना कि वो विदाउट मच प्राइस या बहुत ही कम प्राइस में या मुफ्त में वैक्सीन बांटे, ये शायद सही नहीं होगा। तो जैसा कि मार्केट में सुनने में आ रहा है कि कोवैक्सीन जो है इसने अपनी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ पर डोज रखी है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए इसकी डोज का प्राइस है 600 रुपये प्रति डोज और 1200 रुपये प्रति डोज फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कोविशील्ड के लिए यही प्राइस लगभग 150 रुपये है सेंटर के लिए। स्टेट के लिए पहले इसकी प्राइस 400 रुपये थी, लेकिन आउट ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन कह लीजिए या पब्लिक प्रेशर या सेंट्रल प्रेशर में कह लीजिए, CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी प्राइस 400 से घटाकर 300 कर दी है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अभी भी पर डोज की कीमत 600 रुपये ही है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कोवैक्सीन कंपैरेटिवली कोविशील्ड के ज़्यादा महंगा है। तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आगे आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिलकर कोई ऐसा प्लान चॉकआउट करेंगे जिससे कि हर आम नागरिक को इस एक्सेसिव पैसे का, इस एक्सेसिव जो ये डोज का प्राइस लग रहा है वैक्सीनेशन का, इससे चंगुल से बाहर आ जाएं, ताकि अननेसेसरी वो फाइनेंशियल प्रेशर उन पर ना पड़े। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में जॉब लॉसेस हो रहे हैं और इकोनॉमी बिल्कुल पीछे चली जा रही है इस कोविड के महामारी की वजह से। तो आई होप कि गवर्नमेंट इस वक्त आम नागरिकों की मदद करेगी बाय रिड्यूसिंग द प्राइस और बाय मेकिंग इट फ्री। सो लेट्स सी इन द फ्यूचर। बट यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ डिस्कस करूँगी कि यहाँ तो हमने डिफरेंसेस की बात कर ली, बट कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों वैक्सीन्स के बीच में, जिसमें से एक पहली सिमिलैरिटी है कि दोनों ही वैक्सीन
जो हैं वो 2-2 डोसेज में दिए जाते हैं, मतलब कम से कम 2 जैब्स दोनों के पढ़ने हैं, 2 ही जैब्स पढ़ने हैं, एक्चुअली कम से कम नहीं, 2 ही जैब्स पढ़ने हैं, जिसका डिफरेंस ऑफ टाइम लिमिट मैंने बताया हुआ है। दूसरा कि दोनों ही जो वैक्सीन है उन्हें 2 से 8 डिग्री के स्टोरेज पे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के स्टोरेज कंडीशंस में रखा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि उन्हें मेंटेन किया जा सके और किसी भी कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाए ताकि वो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जा सके। एट द सेम टाइम दोनों ही जो हैं वो आपके बाजू में लगाए जाते हैं, जिसे हम इंट्रामस्कुलरी भी कहते हैं, कि अपने जो आपका बाजू है, बाजू के ऊपर अप आर्म पे ही दोनों इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये 2 इनके सिमिलैरिटीज़ होंगे। और हाँ, थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी है, बट साइड इफ़ेक्ट से हमें घबराना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उस नए वैक्सीन की जिसे हाल फिलहाल में ही इमरजेंसी यूज़ के लिए एक्सेप्टेंस दी गई है बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी पहली जो ये है, हमारी पहले जो इसकी स्टॉक है स्पुतनिक वी वैक्सीन की, जैसे रशिया ने मैन्युफैक्चर किया है, वो ऑलरेडी हमारे देश में 1 May 2021 को आ भी चुका है। और इंडिया में ये जो ऑथराइजेशन है टू कैरी आउट द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन ऑफ रशिया, इट इज़ डन बाय डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। जी हाँ, और इसे जो डेवलप किया है, इसे डेवलप किया गया है बाय गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन मॉस्को, रशिया। रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे अच्छे हैं, बहुत ट्रेडिशनल रिलेशंस भी अच्छे हैं, और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों रशिया हमारी मदद के लिए इतनी जल्दी आया है बाय ट्रांसफरिंग द स्पुतनिक वी वैक्सीन टू आवर कंट्री इन द डायर नीड। सो एक और भी चीज़ जो इस स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में काफ़ी अच्छी है जानने के लिए, कि इसमें भी 2 ही जैब्स दिए जाएंगे, यानी कि 2 बार इसके डोसेज मिलेंगे, लेकिन दोनों टाइम जो डोसेज मिलेंगे उनमें 2 अलग अलग वेक्टर्स दिए जाएंगे दोनों शॉट्स में। इससे ये इंश्योर होता है कि जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की वो ज़्यादा बढ़ेगी, और शायद इसी वजह से जो इसकी एफिकेसी रेट है इसे 91.6 या ऑलमोस्ट 92% तक सही माना गया है, जो कि दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा मानी जा रही है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी मानी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आप ये मान सकते हैं कि ये स्पुतनिक वी आगे आने वाले समय में हमारे देश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ की जाएगी, अपार्ट फ्रॉम कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। इसके भी दोनों शॉट्स 21 दिनों के डिफरेंस पे दिए जाते हैं, तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं कि लगभग मिनिमम जो डिफरेंस होता है वो 21 दिन का होना चाहिए, और मैक्सिमम तो खैर 28 दिन है। फिलहाल तो लगभग 55 कंट्रीज़ में स्पुतनिक वी ऑलरेडी अप्रूव की जा सकी है, और लगभग 1.5 मिलियन लोगों को ऑलरेडी ये लगाई जा चुकी है एज़ पर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन अक्रॉस वर्ल्ड। और साथ में ही इस वैक्सीन की जो प्राइस कोट की जा रही है पर शॉट इंटरनेशनली, वो लगभग $10 के आसपास है, जो कि हमारे देश में लगभग 750 रुपये होगा। तो अभी तो फिलहाल हमें जो मिल रहा है वो एज अ गुडविल जेस्चर मिल रहा है फ्रॉम रशिया। द स्टॉक्स आर फ्री एज फॉर नाउ। अब फ्यूचर में क्या इसके दाम होने वाले हैं वो हम देखेंगे। चलिए अब अगले साइड पे चलते हैं। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स के बारे में। जी हाँ, मैंने आपसे यहाँ कहा कि हमारे देश में ऑलरेडी 2 वैक्सीन काफ़ी पॉपुलर हैं, विच इज़ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, लेकिन और स्पुतनिक वी जैसा कि रशिया ने हमें भेज ही दिया है। लेकिन क्या इन 3 वैक्सीन के अलावा भी कोई वैक्सीन है जो हमारे देश में बन रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे वैक्सीन से, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो इस वैक्सीन ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सटेंसिवली अपने यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स कैरी आउट कर रही हैं, रिसर्च कैरी आउट कर रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स मार्केट में लाए जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन्स लगाए जा सके। तो उनमें से एक नाम है जायडस कैडिला, जो कि एक बहुत ही फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है अहमदाबाद की। वो जायकोव डी के नाम से एक ला रही है। साथ ही में हैदराबाद बेस्ड जो बायोलॉजिकल ई है वो भी लगातार यूएस बेस्ड डायनावैक्स और यूएस का ही फर्म जो है जॉनसन जॉनसन, उसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, ताकि एक नई वैक्सीन इंडिया के हिसाब से लाई जा सके, इंडिया के पॉपुलेशन को ध्यान में रख के लाई जा सके। इसके अलावा इंडिया में पहली mRNA वैक्सीन जो कि पुणे बेस्ड जेनोवा लेकर आने वाली है विद द हेल्प ऑफ HDT बायोटेक कॉरपोरेशन, जिसे हम HGCO19 कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो भी अंडर ट्रायल है। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं नाम वैक्सीन के, वो सारे अंडर ट्रायल है। इसके अलावा भी इंटरनेशनली हम जानते हैं कि फाइज़र, मॉडर्ना, स्पुतनिक, जॉनसन जॉनसन की जॉनसन, ये सारी जो है ये अंडर क्लिनिकल ट्रायल वाली कंपनीज़ हैं जो अपने यहाँ वैक्सीन तैयार कर रही हैं, और होपफुली फ्यूचर में हमें भी इनके यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी व्हेन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग विथ आवर गवर्नमेंट फॉर एक्सपोर्टिंग दोज काइंड ऑफ वैक्सीन्स इन इंडिया। तो अब हम बात करने वाले हैं
एक आखिरी टॉपिक के बारे में जिसको लेकर मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, या मुझे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स ने क्वेश्चन किए थे पिछले स्लाइड में, दैट इज़ कि आर दीज कोविड-19 वैक्सीन सेफ। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ आप सभी के साथ बताना शेयर करना चाहूँगी। मेरा पर्सनल मानना है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए, जब आपको कोई डिजीज़ होता है ना, तो अक्सर आपके पेरेंट्स आपको दवा देते हैं। तो दवा क्यों देते हैं? ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सकें, है ना? तो कुछ ऐसा ही काम वैक्सीन का भी होता है। बस ये है कि वो आपको डिजीज़ होने के बाद ना देकर डिजीज़ होने से पहले दी जाती है, ताकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उस डिजीज़ की इम्यूनिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो जाहिर सी बात है, जब आपको वैक्सीन दी जा रही है, तो ये सोचने से कि क्या वैक्सीन सही है, क्या गलत है, ये सही नहीं है। वैक्सीन्स का मतलब ही यही है कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट दी जाती है। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं कि थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग की जो जैसा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतें कुछ जगहों पे आई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही, लेकिन वो भी बहुत हज़ारों लोगों में एक को आ रही है, जिसको या तो कोई पहले से कोई स्पेसिफिक बीमारी है, क्या कोई एलर्जी है, या किसी और तरह का कोई सफरिंग है, उस तरह के लोगों में आ रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना विश्वास अपने रिसर्चर्स पे, अपने साइंटिस्ट्स पर, अपने डॉक्टर्स पे करना चाहिए कि अगर वो आपको कोई वैक्सीन रिकमेंड करने बोल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पार्टिसिपेट करें उस वैक्सीनेशन ड्राइव में। आप खुद तो वैक्सीन ले ही, साथ ही में अपने आसपास अपने दोस्त, संबंधी, अपने फैमिली सबको वो दिलवाएं। क्योंकि जब तक आप ये इंश्योर नहीं करेंगे कि आप और आपके दोस्त, आपके साथी, आपके फैमिली मेम्बर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तब तक आप देश सुरक्षित होने की बात ही नहीं कर सकते। हर चीज़ ग्राउंड लेवल से ही शुरू होती है। आपसे ही आपका देश है, आपके देश से आप नहीं हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। जैसा कि आप लगातार देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट कितने दिनों से कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन चूंकि आप देख ही रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी कम हो रही है, इतना प्रेशर है गवर्नमेंट पे, स्टॉक्स ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इस वजह से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्लो डाउन हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रुकी है। तो इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्तर से गवर्नमेंट को सपोर्ट करें बाय टेकिंग द वैक्सीन, बाय टेकिंग द शॉट्स एट द राइट टाइम। और साथ ही में मैं गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद करूँगी कि आगे आने वाले समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करें कि प्राइस कैपिंग हो जाए इंपॉर्टेंट जो हमारे मेडिसिन और इंजेक्शन है, जैसे रेमडेसिविर हुआ, ये सब, तो इन पे प्राइस कैपिंग हो, ताकि लोगों को जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, वो जो एक बेसिक फैसिलिटी होती है मेडिसिन के, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी होती है, उसको यूज़ कर सकें। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेसेस लाएँ गवर्नमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ एक ही टेक्नोलॉजी पे बेस होकर वैक्सीनेशन तैयार कर सके अलग अलग हिस्सों में, और हर प्रकार के लोग, चाहे ऊंचे तबके के हों चाहे नीचे तबके को हों, वैक्सीनेटेड हो सकें और अपने आप को कोरोना से सेव कर सकें। तो इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को सेफ रखें, साउंड रखें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आप सभी को मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।